फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के थर्ड पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको कंफर्म है कि एक फंस जाएगा, क्योंकि अभी आपके पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कोविड की वजह से थोड़े पेपर में चेंजिंग लाए गए हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो एक ही पूछ रहा है, आपको 5 से 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसमें से एक ही करना रह रहा है, ठीक है, जो 25 नंबर के। तो लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, एक ही वीडियो में आपको सारे 3 क्वेश्चन दिएंगे। आप उनमें से 2 से 3 याद कर लेते हैं तो आपको पक्का है कि उसमें से आ जाएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे फर्स्ट पेपर के, बिल्कुल वही क्वेश्चन आए थे। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम का परीक्षा कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद के महत्व की विवेचना कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस एक ही हैं जिसे अलग अलग तरीके से दिया गया। तो ठीक है, तो हम आते हैं अपने आंसर की तरफ। तो इसमें पहले आपको लिखना होगा आदर्शवादी दृष्टिकोण, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना हेडिंग डालना होगा। प्रस्तावना में आपको लिखना होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए अर्थार्थवादी तथा आदर्शवादी दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है। ये दोनों दृष्टिकोण मानव प्रकृति, समाज तथा राजनीतिक संस्थाओं के बारे में अलग अलग विचार प्रकट करते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण को मानव प्रकृति को मूलतः अच्छी मानकर चलता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो समस्याएं पैदा होती हैं वे गलत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, उचित ज्ञान तथा विवेक के अभाव में होती हैं। आदर्शवादी विचारक विश्व व्यवस्था को ऐसा बनाना चाहते हैं जहाँ संघर्ष, शक्ति, तनाव, हिंसा तथा अन्याय की प्रवृत्ति न हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचार इन प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि कैसे विश्व में न्याय तथा शांति स्थापित हो, युद्धों को कैसे समाप्त किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कौन से आयाम हो तथा एक शोषण मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसे स्थापित हो। विशेषताएं हेडिंग डालेंगे हम, विशेषताएं में हम लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में प्रयुक्त आदर्शवादी दृष्टिकोण की निम्न विशेषताएं। पहला है विकास, इससे समाज के क्रमिक विकास में विश्वास है। दूसरा, दंड अस्थायी, इस इतिहास व दंड नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अस्थायी पक्ष माना जाता है। तीसरा है व्यापक आधार, यह सिद्धांत समाज में विकासात्मक प्रगति होने के व्यापक विचार पर आधारित है। चौथा, अच्छाई में विश्वास, इसे मानव प्रकृति की अच्छाई में विश्वास है। पांचवा, संघर्ष का विरोध, यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है जिसमें संघर्ष न हो। यदि कभी संघर्ष उत्पन्न हो तब उसका समाधान विवेक, ज्ञान, सहिष्णुता व सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जाए। छठा है आदर्श स्वरूप, 1795 ईस्वी में कांडोस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। उनका आदर्श स्वरूप युद्ध, समानता, अत्याचार आदि से दूर तथा विवेक, शिक्षा, विज्ञान आदि से नियंत्रण था। युद्ध से बचाव, ठीक है, युद्ध से बचाव, आदर्शवाद के अनुसार विश्व को युद्ध से बचाने के 3 मार्ग हैं। पहला, नैतिक सिद्धांतों का पालन, नैतिकता को बल देने वाले राष्ट्रों को चाहिए कि वे विश्व में परंपरागत दंड नीति अपनाकर नैतिक सिद्धांतों का पालन करें, वे परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रहें। दूसरा, सर्वाधिकारवाद का विरोध, लोकतंत्र विरोधी सर्वाधिकारवादी शक्तियों का प्रयोग समाप्त हो, क्योंकि आज तक संघर्ष लोकतंत्रवादी व सर्वाधिकारवादी राज्यों के मध्य होता रहा है। तीसरा, दंड का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना द्वारा दंड नीति का ह्रास हो। आदर्शवाद के प्रमुख समर्थक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने आदर्शवाद पर बल दिया। उस समय यह धारणा थी कि अर्थार्थवाद राष्ट्रीयवादी, शक्तिवादी तथा शांति विरोधी होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का समर्थन राइनहोल्ड नीबूर, हर्बर्ट बटरफील्ड, वर्ल्ड E.H. कार आदि विद्वानों ने किया है। इसके निम्न 3 मुख्य पक्ष हैं।
पहला है राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों के लिए प्रयास करना, दूसरा है राष्ट्रीय हितों का आदान प्रदान करना तथा तीसरा है अत्याचार, संघर्ष अथवा युद्ध विरोधी नीति अपनाना। आधुनिक युग में बर्ट्रैंड रसेल ने तर्क व बुद्धि पर आधारित आदर्शवाद को समर्थन दिया है। उनके मतानुसार वर्तमान अशांतिमयी और असंतोषजनक राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें अपने राजनीतिक आदर्श में परिवर्तन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। निशस्त्रीकरण होने पर विश्व सरकार का संगठन संभव हो सकता है। आदर्शवाद एक समीक्षा। आदर्शवादी दृष्टिकोण को अनेक प्रमुख विचारकों ने अपने सिद्ध कर दिया है। विश्व शांति का केवल एक स्वप्न रह गया है। राष्ट्र संघ एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर किए गए आक्रमणों को नहीं रोक पाता तथा राज्यों ने शक्ति के आधार पर अपने से कमजोर राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा राष्ट्र संघ मूक बना देखता रहा। इन्हीं घटनाओं के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तथा आदर्शवादी सिद्धांत स्वतंत्र, समानता, अहिंसा, शांति, न्याय आदि इसमें जलकर भस्म हो गए और तब विचारकों का ध्यान अर्थार्थवादी शक्ति दृष्टिकोण की तरफ आकर्षित हुआ। छोटे तथा कमजोर राष्ट्रों ने यह समझ लिया कि महाशक्तियाँ न्याय और सच्चाई जैसे सिद्धांतों का अनुसरण न करके निहित स्वास्थ्य को अधिक महत्व देती हैं। एक राष्ट्र। तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन वहीं पे समाप्त होता है। एक राष्ट्र से केवल यह नहीं किया जा सकता था, वहाँ पे समाप्त हो गया क्वेश्चन। सेकेंड अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किस प्रकार प्राप्त होती है, विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग तथा संगठन का विस्तार में वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों तथा उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आते अपने आंसर की तरफ। और फ्रेंड्स वीडियो पे पहली बार आप देख रहे होंगे मेरे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य उसके घोषणा पत्र में सहित है। घोषणा पत्र की प्रस्तावना में यह लिखा है कि हम संयुक्त राष्ट्रों के लोगों का यह दृढ़ निश्चय है कि हम आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से जिसने हमारे समय में 2 बार समूची मानवता के ऊपर दुख थोपा है, बचाने का प्रयत्न करेंगे। हम मनुष्य के मौलिक अधिकारों में, मानव व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं मूल्य में, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों और छोटे तथा बड़े राष्ट्रों की समानता में विश्वास प्रकट करते हैं। अतएव ऐसी परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए जिनमें न्याय संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य साधनों के प्रति सम्मान की भावनाओं को बनाए रखा जा सके, सामाजिक प्रगति और अच्छे जीवन के स्तर को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहिष्णुता और शांतिपूर्ण जीवन को व्यवहारिक रूप से प्रदान करने के लिए तथा अपनी शक्तियों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए प्रयोग करने के लिए यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदैव सहयोग करेंगे। एतदर्थ हमारी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस घोषणा पत्र को स्वीकार किया और इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ का नामक संगठन की स्थापना करते हैं। प्रस्तावना के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान की पहली धारा में भी उसके उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। इस धारा में लिखा है कि संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को निराकरण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना, इन कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है जो इन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। संघ के चार्टर की द्वितीय धारा में उन भौतिक सिद्धांतों का उल्लेख है जिनका संघ के संगठन और सदस्यों द्वारा पालन अनिवार्य बताया गया है। यह सिद्धांत निम्न प्रकार हैं।
पहला, संगठन के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की संप्रभु समानता के सिद्धांत पर आधारित है, किंतु इस सिद्धांत की कुछ मर्यादाएं भी हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना बहुत से कार्य किए ही नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए, संघ की सदस्यता को प्राप्त करने के लिए नए राष्ट्रों की अस्थायी सदस्यों की अनुमति प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। दूसरा, प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वे उन सब दायित्वों का सत्यनिष्ठा के साथ पालन करेंगे जिनका चार्टर में उल्लेख किया गया है। तीसरा, सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण उपायों से इस प्रकार करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं न्याय पर कोई आँच ना आ पाए। चौथा, सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में किसी राज्य की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी अथवा शांति का प्रयोग नहीं करेंगे। पाँचवां, सभी सदस्य चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्रों को उनके कार्यकलापों में सहायता प्रदान करेंगे और किन्हीं ऐसे राज्यों को सहायता नहीं देंगे जिनके विरुद्ध संघ ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। छठा, संगठन सभी सदस्यों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन कराएगा। सत्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संरचना संगठन का विस्तार, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के तृतीय अध्याय में अनुच्छेद 7 के अनुसार 6 प्रावधान अव्यय बताए गए हैं। साधारण महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्याय परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां सचिवालय। ठीक है। साधारण सभा, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग इसकी महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को इसमें बैठने का अधिकार है। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार सितंबर माह के तीसरे बृहस्पतिवार से प्रारंभ होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का इसको अधिकार है। महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में होती है। इसका पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था। इस संस्था का रूप मानव संसद का है, यद्यपि आज भी राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं। यद्यपि आज भी कुछ राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं। चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को कुछ स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त विभागों पर महासभा का पर्याप्त अधिकार है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रत्येक राज्य को 5 प्रतिनिधित्व और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, किंतु वह एक ही मत दे सकता है। प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार होता है। प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में महासभा एवं अध्यक्ष और 7 उपाध्यक्षों को निर्वाचित करती है। महासभा का कार्य 7 मुख्य समितियों में बांटा हुआ है, जिनमें प्रत्येक सदस्य राज्य को अपना एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। यह समिति इस प्रकार है: पहला राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, दूसरा आर्थिक एवं वित्तीय समिति, तीसरा सामाजिक मानवीय तथा सांस्कृतिक समिति, चौथा न्याय समिति, पांचवा प्रशासनिक एवं बजट समिति, छठा कानूनी समिति और सातवां विशेष राजनीतिक समिति। इन समितियों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रक्रियात्मक समितियां भी होती हैं, जो सामान्य समिति और प्रमाण पत्र समिति के नाम से जानी जाती हैं। सामान्य समिति का कार्य महासभा तथा उसकी समितियों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है और प्रमाण पत्र समिति का कार्य प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों की जांच करना होता है। कार्य और शक्तियाँ। महासभा के चार्टर की धाराओं 10 से 17वीं तक कार्यों का उल्लेख किया गया है। वो मानव कल्याण से संबंध किसी भी समस्या पर विचार कर सकती है। उसके कार्य बहुत प्रकार के हैं। उदाहरण विचार करना, संस्तुति करना, चुनाव करना, वित्तीय नियंत्रण और चार्टर में संशोधन करना आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में वस्तुतः उसकी भूमिका प्रमुख होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित किसी भी समस्या पर यह विचार कर सकती है। इसके विचार करने की शक्ति ही केवल एक सीमा है और वह
यह है कि वह किसी ऐसे समस्या पर विचार नहीं कर सकती जो सुरक्षा परिषद के विचाराधीन है। धारा 12(1) में महासभा को निशस्त्रीकरण और सशस्त्र के नियंत्रण के संबंध में भी संस्तुति करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यवस्था संबंधी क्षेत्रों में किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संभव बनाया जाए, इसके संबंध में भी उसे संस्तुतियाँ करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए किन उपायों को काम में लाए जाएं और इसके बारे में वह अपने सुझाव दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लंबा है, पर इसे ध्यान से सुनिएगा, कहानी नुमा। बस इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या कारण है, इसे क्यों बनाया गया। आपको मैं लास्ट में इसके कुछ सरल भाषा में समझाऊंगा, जिससे आप बना चढ़ा के बहुत काफ़ी लंबा लिख सकते हैं, पर ये किताबी भाषा है, जिसे आप सुन लीजिए। फिर मैं लास्ट में आपको कुछ लाइनें इतनी आसान बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी आसान होगी। ठीक है, आगे आते हैं अपने आंसर की तरफ। सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अवयव अपनी वार्षिक रिपोर्ट इसी महासभा के सामने प्रस्तुत करते हैं और वह उन पर विचार करती हैं। न्याय परिषद के द्वारा वह न्याय क्षेत्रों के प्रशासन की देखभाल करती है। चार्टर की 13वीं धारा के अंतर्गत उसे उन क्षेत्रों के प्रशासन पर भी विचार करने का अधिकार प्राप्त है जिसका शासन संचालन दूसरे राज्यों के द्वारा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विशिष्ट अभिकरणों का बजट महासभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर वह महासचिव तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों तथा न्याय परिषद के कुछ सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा किया जाता है। राष्ट्र के चार्टर में संशोधन करने का अधिकार भी महासभा को प्राप्त है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने विश्व संस्था की संपूर्ण शक्ति सुरक्षा परिषद में निहित कर दी है। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटा सदन है, परंतु उसकी शक्ति महासभा की अपेक्षा व्यापक है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय पामर और पार्किस ने सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। सुरक्षा परिषद के कार्य। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद उत्पन्न करने वाले किसी भी परिस्थिति या झगड़े की जांच का पूरा अधिकार दिया गया है। सामान्य रूप से इसके सामने कानूनी विवाद नहीं आते हैं क्योंकि इन्हें निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि वे वर्तमान चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद के समस्त स्तंभ निर्णयों को स्वीकार कर उनका पालन करेंगे। परिषद में मतदान की व्यवस्था में कुछ भिन्नता पाई जाती है। इस संबंध में व्यवस्था यह भी की गई है कि किसी भी निर्णय को लेने के लिए परिषद के 7 सदस्यों और 5 अस्थायी सदस्यों की अनुमति अवश्य होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि कोई भी अस्थायी सदस्य अपने निषेधाधिकार वीटो शक्ति का प्रयोग करके परिषद के बहुमत का समर्थन प्राप्त निर्णयों के रद्द करने का अधिकार रखता है। विवादों का शांतिपूर्ण निर्णय। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 1 अध्याय में ऐसे विवाद का उल्लेख किया गया है। चार्टर में इन विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने की विधियां का वर्णन किया गया है। विवाद से संबद्ध पक्षों में सर्वप्रथम तो यह आशा की जाती है कि वे बातचीत के द्वारा अपने विवादों को समझाने का प्रयास करेंगे, किंतु यदि बातचीत से समस्या सुलझती दिखाई न पड़े तो विवाद को मध्यस्थता के लिए सौंपा जा सकता है। यदि परिषद चाहे तो वह मामलों की स्वयं जांच कर सकती है। इसके अतिरिक्त संघ के प्रत्येक सदस्य को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसे किसी विवाद की ओर आकर्षित कर सके जिससे विश्व शांति को खतरा पैदा होता हो। सुरक्षा परिषद उस विवाद को हल करने के लिए संबद्ध पक्षों से अपनी संतुष्टि कर सकती है।
चार्टर के 7वें अध्याय में उस प्रक्रिया का वर्णन है जिसका प्रयोग सुरक्षा परिषद को शांति भंग की प्रक्रियाओं अथवा आक्रमणकारी कार्यों की स्थिति में करना चाहिए। इस संबंध में सर्वप्रथम यह निश्चय करना आवश्यक है कि खतरे की स्थिति वर्तमान है अथवा नहीं। इस प्रकार यह निश्चय के पश्चात ही शांति रक्षा के लिए आवश्यक कदमों की संस्तुति कर सकती है। इस समस्या को हल करने के पूर्व अस्थायी रूप में परिषद संस्तुति कर सकती है। परिषद जब किसी प्रकार की कार्रवाई करने का निर्णय लेती है तो उस समय नितांत आवश्यक है कि संघ के सभी सदस्य उनके साथ प्रत्येक संभव प्रकार से सहयोग करें। आवश्यकता पड़ने पर परिषद सैनिक कार्रवाई का निर्णय भी ले सकती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा तथा सुरक्षा परिषद के बाद तीसरे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस संस्था के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के राजनीतिक प्राकृतिक उद्देश्यों को संपन्न किया जाता है। कार्य एवं उद्देश्य: जिस प्रकार सुरक्षा परिषद विश्व को युद्ध के भय से बचाती है, उसी प्रकार यह परिषद उसकी दरिद्रता और अभाव के दबाव से रक्षा करती है। चार्टर के 62वें अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा इससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में अध्ययन का प्रारंभ तथा रिपोर्ट तैयार कर सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को मैं सरल भाषा में बताऊंगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के इसमें बात की गई है। इस क्वेश्चन में जो अब अभी आपको क्वेश्चन का आंसर सुने हैं तो ये किताबी भाषा थी। तो किताबी भाषा काफ़ी लोगों को याद नहीं होती, पर मैं आप लोगों को किताबी भाषा ही सुनाता हूँ। तो इसमें आपके ऊपर के कुछ क्वेश्चन याद करके लिख सकते हैं डायरेक्टली किताबी भाषा की, क्योंकि किताबी भाषा ज़्यादा बेटर रहेंगी। तो मैं आपको बताता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब क्या है, उसमें क्या लिखना है। मैं आपको इतनी ईजी भाषा बताऊँगा कि जिस पर आप बना चढ़ा के बहुत काफ़ी लंबा लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ लाइन लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन मतलब क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस लिए बनाया गया। ये हमारे देश आज़ाद होने के बाद बनाए गए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बनाया था जो उस टाइम थे। ये बनाया गया बस इसलिए कि आपका विश्व युद्ध ना हो सके, क्योंकि विश्व युद्ध होने पे काफ़ी बड़ी क्षति सारी देशों को होती है। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद इसकी स्थापना की गई, पर इसका नाम पहले तो कुछ और था, दूसरा था, फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। पर इसका मेन यही था कि विश्व युद्ध को रोका जा सके, पर यह उतना कारगर ना हो सका और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, तो जिसके कारण वो फेल हो गया। फिर इसको चेंज करके, इसका नाम चेंज करके यूएनए रखा गया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया। और इसका कार्य भी वही था कि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध हम ना होने दें। जो अभी तक यह कार्य अच्छे से चल रहा है, अभी तक ये तीसरा विश्व युद्ध ना होने दिया। आगे चलते हैं क्या इसमें इसका मूल कारण यही है कि विश्व युद्ध को रोकना यूएनए का, और इसके देशों में होने वाले जो देश आर्थिक कमजोरियों से उनकी मदद करना, वहाँ पे क्या हो रहा है उनकी देखभाल, राजनीतिक देखना, इनके कार्य होते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आप इसको जितना बढ़ा चढ़ा के देख सकें। जैसे जिस देश में भूखमरी हो तो यूएनए उन्हें पैसे और उनके साथ अनाज का प्रोत्साहन देता है। जिनके आर्मी कम होते हैं, उनके कभी ज़रूरत हो तो आर्मी और फोर्स भी प्रोवाइड कराता है। इस तरह के बहुत सारे यूएनए करते हैं। तो आप इतने इसमें बढ़ा चढ़ के ये लिखते हैं, इसका मूलतः ये है कि विश्व युद्ध को रोकने का है। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको और नहीं बता सकता, अगले वीडियो में बताऊँगा। एक क्वेश्चन और है, अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मुझे अभी सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइए। तब तक के लिए जय हिंद,